गांधी जी तक पहुंचने का मेरा जो रास्ता था वो बड़ा अजीब सा था। गोडसे के थ्रू हम पहुंच गए थे गांधी जी तक। प्राय बिल्कुल हम इतिहास के छात्र रहे थे, लेकिन और उसमें हमने गांधी जी को पढ़ा था। लेकिन जब हम सही मायने में जब हम गोडसे को एक्सप्लोर कर रहे थे, तब हम गांधी को समझ पाए, गांधी के कुछ उन पहलुओं को भी समझ पाए जिसको प्राय अनदेखा कर दिया गया, जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। और ये संभव शायद इसलिए हुआ क्योंकि हम गांधी के हत्यारों को समझने की प्रक्रिया में वहां तक पहुंच रहे थे। गांधी को मारना इतना मुश्किल क्यों है? ये हम गोडसे के लाइफ हिस्ट्री पे जब काम कर रहे थे तब हम समझ पा रहे थे इस चीज को कि गांधी की हत्या को कैसे एक्सप्लेन करें। जब हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे तो मेरे सामने में बहुत सारे मॉडल्स थे। उन मॉडल्स में हम जो अभी तक काम हुआ था, उन कामों के बेसिस पे, उन मॉडल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि गांधी की हत्या को एक्सप्लेन कभी आइडियोलॉजिकल टर्म्स में किया जा रहा था, कभी पॉलिटिकल टर्म्स में किया जा रहा था, कभी 40s के जो डेवलपमेंट्स थे, खास करके पार्टीशन के समय का जो कम्युनल उन्माद था, उनके थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये हमें नहीं बताया जा रहा था कि वो जो 5 महीना था पार्टीशन के बाद और गांधी के हत्या के बीच का 5 महीना, वो 5 महीना इस हत्या को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, उसका एक कारण था। जनरली होता क्या है इतिहास में, मैं इतिहासकार नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं, तो इसलिए हम ऐतिहासिक घटनाओं को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश कर रहे थे। होता क्या है कि जब 2 बड़े बड़े घटना आसपास होता है, जैसे गांधी की हत्या और उससे पहले आज़ादी और पार्टीशन, 5-5.5 महीने का डिफरेंस था, तो जनरली रिसर्चर्स में एक टेंडेंसी होता है कि वो एक बड़े घटना से दूसरे बड़े घटना पे जंप कर जाए और बीच में एक शैडो जोन बन जाता है जिसको लोग बहुत क्लोजअप में नहीं देख पाते हैं। रिसर्चर्स में टेंडेंसी होता है कि एक बड़े घटना से दूसरे बड़े घटना पे जंप कर जाए, बीच में हल्का सा कुछ जो उनके हिसाब से जो फैक्ट्स उनके लिए काम का होता है उसको लिया और आगे बढ़ जाते हैं। उसमें कभी भी इस फेज को क्लोजअप में नहीं लिया गया। जब इसको हमने नजदीक से देखने का कोशिश किया तो एक नया सा नैरेटिव हमारे सामने आ रहा था। हमें बताया गया था कि गांधी जी लाचार थे इंडिपेंडेंस के बाद के दिनों में, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था, वो बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन बिल्कुल वो जीना नहीं चाहते थे, वो इस हद तक लाचार हो गए थे। लेकिन क्या ये सच है? जब आप उस पीरियड का आर्काइवल रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि गांधी लाचार नहीं थे। गांधी एक अपने लाइफ का लास्ट बैटल लड़ रहे थे और वो बैटल कहीं ज्यादा मुश्किल बैटल था क्योंकि उससे पहले जो भी लड़ाई उन्होंने लड़ा था वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, जो कि विदेशी थे, जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था। लेकिन इस समय पहली बार वो आरएसएस के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे थे। 2 आइडिया ऑफ इंडिया का जो 2 स्वरूप था, उसके बीच में जो पिछले 25 सालों से क्लैश चल रहा था, वो अब इंटेंस फेज में एंटर कर गया था। उन 5 महीनों में दिखता है हमको, और वहां पे हमको पता चलने लगता है कि गांधी
कि हत्या क्यों जरूरी थी और गांधी क्यों मर नहीं सकते। ये जो 25 साल का क्लैश है, ये क्लैश इंपॉर्टेंट है, ये डार्क साइड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। हो क्या रहा था? गांधी पहला ऑल इंडिया लेवल का मास मूवमेंट शुरू करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका आधार क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, खिलाफत मूवमेंट के साथ मिला के इसको शुरू किया गया था। अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये पहला मौका था जब इतने बड़े लेवल पे छोटे छोटे मूवमेंट्स हुए थे। जैसे बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो ये मूवमेंट हुआ था वहाँ पे, और भी कई मूवमेंट्स हुए थे। ऑल इंडिया नेचर का मूवमेंट ये पहली बार हो रहा था। अब आप देखिए कि जिस समय ये मूवमेंट पीक पे जा रहा है, 1920 में शुरू हुआ था, 1921, ब्रिटिश गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब हिंदू और मुस्लिम को तोड़ना जरूरी है। सावरकर को सेलुलर जेल से मेन लैंड शिफ्ट किया गया जब ये मूवमेंट पीक पे पहुंच रहा है। मेन लैंड के जेल में सावरकर आ गया। उसके बाद सावरकर 23 में हिंदुत्व लिखते हैं, 24 में उनको जेल से रिहा किया जाता है। हिंदुत्व में वो क्या लिखते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहता था? वो लिखते हैं कि हिंदुओं को बोल रहे हैं कि तुम्हारा एनिमी अंग्रेज नहीं बल्कि तुम्हारा एनिमी फेलो सिटीजन्स हैं, मुस्लिम्स हैं। अंग्रेज यही चाहते थे। यहां से प्रोसेस का शुरुआत होता है। अब ये जो उसके बाद 25 में ये बनता है आरएसएस, जो कि पूरा उनके ही उसी वो किताब एक बाइबल के रूप में काम कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में वो बनता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसमें ब्राह्मण्स बेसिकली जो नागपुर के थे वही लोग उसमें शुरू में शामिल हो रहे हैं और पेशवा रूल रेस्टोर करना है। एक मिशन मोड में उसको लाया जाता है। और फिर हम देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के बारे में बातें हो रही हैं। अगेन दूसरा चीज यहाँ पे ये भी है कि वो समय है जब हम देख रहे हैं कि नागपुर एंटी ब्राह्मण मूवमेंट का सेंटर बनते चला जा रहा था और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट रेडिकलाइज करते जा रहा था। तो ये बहुत आसान सा ये तरीका था कि आप दलितों को बोलें कि आप हिंदू हैं और आपका एंगर जो मेरे खिलाफ है वहाँ से हटा के मुस्लिम्स की तरफ कर दीजिए। हम सभी हिंदू हैं, मुस्लिम्स हमारे कॉमन एनिमी हैं। तो इससे ब्राह्मण्स बच भी रहे थे, उस एंगर से भी बच रहे थे और उस एंगर को चैनलाइज कर रहे थे दूसरे डायरेक्शन में। लेकिन ये जो आइडिया है ये बस यहाँ पे सीमित नहीं था। इसका मतलब हुआ कि दो कंपोनेंट क्लियरली दिख रहा है, एक प्रो ब्रिटिश कंपोनेंट और दूसरा ब्राह्मणिकल हेजेमनी को रीस्टैब्लिश करने का एक कोशिश पेशवा राज के नाम पे। तीसरा कंपोनेंट आता है कुछ देर से और ये समय है जब ये आइडिया ऑफ इंडिया, उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया है, ये एक शेप ले रहा था। और वो आता है सही मायने में, उसमें डिटेल्स जो ऐड कर रहे हैं इस आइडिया में वो गोलवॉल्कर ऐड कर रहे हैं। 1939 में उनका बुक आता है वी और आवर नेशन डिफाइंड। बाद में संघ के लोगों ने ये प्रचार शुरू कर दिया, बहुत बाद में, गांधी असैसिनेशन के काफ़ी बाद, 1963 में के बाद से। और उन्होंने खुद ही कहा 63 में कि नहीं, मैंने नहीं लिखा था। ये राष्ट्र मीमांसा जो गणेश सावरकर का किताब था 1934 में आया था, उसका एब्रिज्ड ट्रांसलेशन है। जिन लोगों ने मान भी लिया। हमने जब शुरू में ये कहा कि जब बहुत सारी, जब आप एक हत्यारे के को समझते हुए गांधी तक पहुंचेंगे तो बहुत सारे वैसी चीज भी आपको दिखेंगी जो प्राय
बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रहा होता, जो सिर्फ गांधी को गांधी के रूप में समझने की कोशिश कर रहे होते थे। बहुत सारे लोगों ने इसीलिए, मतलब ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब ये क्लेम किया गया कि वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड, गोडसे की किताब नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने मान लिया। सॉरी, गोलवलकर की किताब नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मान लिया। तो हमने कुछ दिन पहले, मुझे मिल गया राष्ट्रमीमांसा, हमने कंपेयर किया दोनों को, गोलवलकर की किताब को और राष्ट्रमीमांसा को, और मैंने पाया कि गोलवलकर झूठ बोल रहा था। कैमरे में मैंने स्टोरी भी किया इसके ऊपर कि इस दोनों के को मिला के जब देखा और झूठ निकला इनका बात, तो मुझे लगा कि ये सब एक मिथक था, एक मिथक के रूप में संघ ने क्रिएट किया और सभी लोग मान भी लिए। और हम सिर्फ प्रो आरएसएस राइटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉन आरएसएस राइटर्स की भी बात कर रहे हैं, रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं, जो लोग इस बात को मान के बैठ गए। किसी ने कभी कंपेयर करने की कोशिश नहीं किया। तो ये जो किताब था 1939 में जो आया गोलवलकर का किताब, वो तीसरा कंपोनेंट ऐड करता उस आइडिया ऑफ इंडिया में, और वो था नाजिज्म। उससे पहले मुझे मुसोलिनी से मिल आए थे 1931 में, और उन्होंने इसको आरएसएस को रीस्ट्रक्चर किया था, जो फासिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके तर्ज पे। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट है वो सही मायने में और पूरी तरह से डिफाइंड तरीके से गोलवलकर लेके आते हैं वी आर आवर नेशन डिफाइंड में, जहां वो एंटी सेमिटिक मॉडल का इस्तेमाल इंडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ करना चाहते हैं। ये बात वो उसमें कहते हैं। तो ये तीसरा कंपोनेंट जब ऐड हो जाता है तो उनका हिंदू राष्ट्र का पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। ये कॉन्सेप्ट जो गांधीयन या जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट के जितने भी धड़े थे, सभी लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, और वो डायरेक्शन था सेक्युलर डेमोक्रेसी का डायरेक्शन। ये दो आइडियाज ऑफ इंडिया लगातार क्लैश कर रहा था, लेकिन जो नेशनलिस्ट आइडिया ऑफ इंडिया था वो डोमिनेट कर रहा था निश्चित रूप से। और ये बेचैन थे, ये गांधी से हर एक रूप में बेचैन थे। गांधी से बेचैनी का बहुत सारा कारण था। गांधी पूरी तरह से हिंदुइज्म को उल्टा खड़ा कर दे रहा था। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म है उसको एकदम उल्टा खड़ा कर दे रहा था, और वो जो हिंदुइज्म का जो फ्रिंज कल्चर है उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे थे गांधी जब महिला सिविल डिसोबीडियंस, जिस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी का उसका आधार था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं के लिबरेशन का एक कॉल था। तो लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे उनके लिए ये इसको मानने में बहुत परेशानी हो रही थी कि गांधी कर क्या रहे हैं। और ये सब करते हुए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि गांधी अपने आप को रिफॉर्मर नहीं बोल रहे थे, सोशल रिफॉर्मर, वो बोल रहे थे मैं सनातनी हिंदू हूँ। इससे और भी ज्यादा परेशानी हो रही थी। हाँ। अगर वो सोशल रिफॉर्मर बोलते तो ये बोल देते कि ठीक है भाई, आप सोशल रिफॉर्मर, आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन ये बोलते मैं हिंदू हूँ, हाँ, मैं सनातनी हूँ, और हम पूरा उल्टा कर दे रहे हैं ना। ये जो स्थिति था, ये स्थिति बहुत मुश्किल परिस्थिति पैदा कर रहा था। इवन सावरकर और गांधी के बीच में 2 बार कन्वर्सेशन हुआ है। आप देखेंगे अगर उसको तो आप पाएंगे कि सावरकर बहुत बेचैन है, बहुत ज़्यादा बेचैन है। वो हैंडल नहीं कर पा रहा है गांधी को। इनफैक्ट गांधी को कोई भी हैंडल नहीं कर पाता था। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे थे हैंडल। नो, इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्लैश धीरे धीरे एक इंटेंस शेप लेने लगता है। जब देश आज़ादी की तरफ बढ़ने लगता है तो ये क्लैश और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। गांधी के अंदर ना बहुत सारा चीज़, पता नहीं, गांधी को बहुत तरह से न्याय भी नहीं मिला, जिसमें मुझे लगता है कि अभी हम देख रहे थे एक अभी नहीं, कुछ समय हो गया, बायोग्राफी काफ़ी चर्चित थी जो राम गुहा ने लिखा था, और हमको बड़ा आश्चर्य लगा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग था। और सॉरी, मैं वक्ता नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा माइक के साथ, तो
एक पॉइंट मिसिंग था। गांधी में हम देखते हैं कि गांधी के एवोल्यूशन को आज जो आप देखते हैं तो गांधी हिंद स्वराज एक स्टेज आता है, वहाँ पे गांधी देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एक दूसरा स्टेज आता है, उसमें आप दूसरा गांधी देखते हैं ना। तीसरा गांधी जो है और चौथा गांधी जो है, इन लास्ट के दो गांधीज को ठीक से डिपिक्ट नहीं किया गया। तीसरा गांधी लुई फिशर ने के साथ जो इंटरव्यू है उसमें सामने आते हैं तीसरा गांधी। और वो गांधी क्या थे? गांधी से लुई फिशर, राम गुहा ने लुई फिशर को उस इंटरव्यू को इस्तेमाल किया है, लेकिन उस पर्टिकुलर पार्ट को पता नहीं क्यों उन्होंने छोड़ दिया। लुई फिशर गांधी से बोल रहे हैं, ये 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट से कुछ दिन समय पहले ये इंटरव्यू हुआ था। लुई फिशर एक अमेरिकन पत्रकार थे, बाद में उनका किताब भी आया। और ये जो इंटरव्यू है ये गांधी के जो कलेक्टेड वर्क्स हैं उसमें भी अवेलेबल है, अगर 1942 वाला वॉल्यूम देखेंगे तो लुई फिशर इनसे पूछ रहा है कि अब तो देश में आज़ादी दिखने लगा है, तो इस आज़ाद देश में किसानों की स्थिति क्या होगी? गांधी कहते हैं कि जो टिलर है वो ओनर होगा। ये बहुत ही रैडिकल पोजीशन है। ये इनका जो ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट था उससे बिल्कुल अलग था। हम ट्रस्टीशिप पे रुक जाते हैं। तो लुई फिशर नेचुरली उसके दिमाग में भी यही सवाल आया कि ये तो वो नहीं है जो आप कल तक बोला करते थे कि जमींदार ट्रस्टीज हैं। तो क्या जमींदार मान जाएंगे? आप क्या कॉम्पनसेट करेंगे? तो गांधी ने कहा कि नहीं, हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम कॉम्पनसेट कर सकें। तो क्या जमींदार मान जाएंगे? उनको मानना पड़ेगा। कुछ दिन रेसिस्ट करेंगे, फिर वो भाग जाएंगे। नेहरू वहीं बैठे हुए थे। नेहरू ने कहा कि दे विल साइन बाय देयर लेग्स। और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि साइनिंग बाय लेग का क्या मतलब होता है। वो बतलाते हैं कि जब रूस में क्रांति होता है तो जो बॉर्डर पे रशियन फोर्सेस थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब उनको पता चलता है कि क्रांति हो गया तो वो बस अपने देश की तरफ वापस भागते हैं। एक तरह से वॉर खत्म हो गया। हाँ, तो दे वर साइनिंग बाय देयर लेग्स बेसिकली। तो वो एक्सप्लेन करते हैं। फिर दूसरा सवाल है कि भाई ये तो ठीक है, ये तो आपने बताया पेजेंट के बारे में, वर्कर्स उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा, एक स्ट्राइक होगा। हाँ, ये एक रैडिकल पोजीशन है जो कि आपको दिखेगा कि हिंद स्वराज से इवॉल्व करके गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पे आते हैं, वहां से ये फर्दर इवोल्यूशन है ना। इसका डिपिक्शन सही तरीके से आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। ये एक प्रॉब्लम है। मैंने इसलिए कहा गांधी के साथ न्याय नहीं हुआ। दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो फेज है, जो इसका फर्दर इवोल्यूशन है, वो आप देखेंगे कि 1947 पार्टीशन के आसपास शुरू होता है। और ये वो समय है जब दो आइडियाज जो है इंडिया का वो सही मायने में क्लैश जो है बहुत ही इंटेंस हो जाता है। और मतलब उस समय गांधी रियल गांधी के रूप में इमर्ज करते हैं। गांधी जी का लास्ट बैटल था वो। ये जो समय है इसमें सारे फोर्सेस को लग रहा था कि उनका वक्त आने वाला है। जिन्ना को लग रहा था उनका वक्त आने वाला है। जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको लग रहा था उनका वक्त आने वाला है। और आरएसएस हिंदू महासभा के लोगों को लग रहा था कि कहीं उनका वक्त आने से रुक ना जाए, इसलिए वो डेस्परेट हो रहे थे। ये अब आपको दिखेगा कि अगर आप देखें कि उस समय में आरएसएस क्या कर रहा था चारों तरफ, सडनली आपको दिखेगा कि आर्काइव्स में आपको दिखेगा कि आरएसएस दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में उसका एक्टिविटी बहुत तेज हो रहा था। और जैसे दिल्ली के आसपास में अगर आप देखेंगे तो अलवर, भरतपुर, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। वेस्टर्न यूपी के जो इलाके थे, मेरठ वगैरह के रीजन में आपको दिखेगा कि ये बहुत एक्टिव हो रहे थे। ये दिल्ली एक नर्व सेंटर के रूप में इमर्ज कर रहा था। और
गोलवलकर मोस्टली उन्हीं उसी एरिया में घूमते हुए नजर आ रहे थे। इस समय में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इनका बहुत सारा जो प्लान था वो प्लान भी अब समझ में आने लगता है ना। ये सब बातें जब हम बोल रहे हैं तो ये बातें आधारित हैं ज़्यादातर उन डॉक्यूमेंट्स पे जो या तो दिल्ली पुलिस के आर्काइव्स में है या फिर जिन डॉक्यूमेंट्स को गांधी मर्डर के बाद नागपुर हेडक्वार्टर से सीज किया गया। एक डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको सीज किया गया था उस मर्डर के बाद 945 में का वो डायरी है जिसमें देवरस अपने कुछ इम्पोर्टेंट जो संघ के लोग थे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली उनको समझा रहे हैं कि गुरुजी जो बोल रहे हैं हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, उसका क्या मतलब है। 945 का जो इलेक्शन होने वाला था उससे पहले का ये डिबेट था। तो वो बतला रहे हैं कि जब इसका मतलब ये है, और उसमें जो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं वो सब इम्पॉर्टेंट प्रचारक थे, इम्पॉर्टेंट सिपह सालार थे इसके गोलवलकर के। तो उसमें वो बता रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है हमारा पॉलिटिक्स में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हम कैंपेन नहीं करेंगे, हम तैयारी करेंगे सुप्रीम लीडर के कॉल, ताकि सुप्रीम लीडर का जब कॉल आए तो एक झटके में पावर सीज कर सके ना। ये उनका पॉलिटिक्स था, ये उस डायरी में है। वो डायरी कोई भी जाके तीन मूर्ति में डीपी मिश्रा जो होम मिनिस्टर थे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड पेरार में उस समय में जिसमें गांधी का असैसिनेशन होता है, उनके प्राइवेट पेपर्स में एक फाइल है जिसमें कि ये डायरी मौजूद है। ये उनका समझदारी था पॉलिटिक्स का, और इस समझदारी के आधार पे वो उस समय में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अपना पोजीशन मजबूत कर रहे थे। पोजीशन मजबूत करना बहुत आसान हो रहा था क्योंकि पार्टीशन की बातें चल रही थी। पार्टीशन जब हो गया तब फिर और भी ज़्यादा तेज़ हो गया ये सब बात, क्योंकि वहाँ पे एक इनसिक्योरिटी का माहौल था, ये सब कुछ चल रहा था वहाँ पे। बहुत आसान था हिंदुओं को ये करना, और ये बात सही है कि पार्टीशन के समय में जो कम्युनल उन्माद हुआ और उससे बहुत सारे लोग गांधी को रिस्पॉन्सिबल मानने लगे थे इन सब चीज़ों के लिए। जो इनका तरीका है आधी बात बतलाने का संघ का, उस आधी बात के बेसिस पे बहुत कुछ लोगों को बहुत सारी बातें फैलाई जा रही थी लोगों के बीच में। और ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इनका, वो साफ दिख रहा था कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं बल्कि पावर को सीज करके लाने की कोशिश की जाएगी, उसको स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। ये सब जब चल रहा है तो गांधी जी उस समय दिल्ली में नहीं थे। गांधी जी लौटते हैं दिल्ली में, और बाय द वे दिल्ली शांत था, दिल्ली फिर भी शांत था, और इनके एक्टिविटी काफ़ी हो रहे थे, लेकिन दिल्ली बाय एंड लार्ज शांत था। जब पार्टीशन होता है, आग लगी हुई थी पंजाब में, बंगाल में गांधी खुद थे उस समय में और उसको कंट्रोल कर रहे थे। 4 सितंबर को दिल्ली जलने लगता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि नेहरू परेशान है और लग रहा है कि उनके हाथ से निकल जाएगा सब कुछ। गांधी जी 9 सितंबर को दिल्ली लौटते हैं, और उसके बाद गांधी बेसिकली सुप्रीम कमांडर के रूप में यहाँ पे बैठे हुए, जबकि वो कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं कि हम दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, हम पंजाब जा रहे हैं, हमने कलकत्ता को शांत कर दिया, बंगाल को शांत कर दिया, हम पंजाब को शांत करना चाहते हैं। कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं, और लेकिन हम जाएंगे तब जब दिल्ली शांत हो जाएगा। आप अगर उन आर्काइवल पेपर्स को देखेंगे आपको दिलाएगा कि ये लोग आरएसएस वाले बेसिकली रुक गए, धीरे धीरे शांत हो गए 15 सितंबर आते आते, कि ये चले जाएं
गांधी जी तब करेंगे, क्योंकि गांधी का प्रेजेंस जो है, गांधी एक मोरल फोर्स है। गांधी के रहते हुए आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो गांधी चले जाए तो बहुत आसान हो जाएगा करना। अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ, इस सारी चीज़ों में कुछ समय लगता है। गांधी इस तरह से टाइम बाई कर रहे हैं। गांधी आपको दिखेगा कि सारा डिसीजन डेली बेसिस पे उनके यहाँ हो रहा है, और एक फाइनल एक पॉइंट आता है जहाँ कि गांधी को लगता है कि अब शांत तो हो गया है दिल्ली, लेकिन ये शांति बहुत ही टेम्पररी शांति है, और कभी भी एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर से, जब वो भूख हड़ताल पे बैठते हैं जनवरी में। और वो भूख हड़ताल एक फाइनल ब्लो था, क्योंकि जब भूख हड़ताल पे बैठते हैं तो शुरू में आप देखेंगे कि दिल्ली की सड़कों पे आरएसएस वाले लगातार, और रिफ्यूजीज जो उनके बातों से सहमत थे, उनके अपने कारण थे सहमत होने के। कई बार उनके कारण को आप डिनाई नहीं कर सकते, उन्होंने सफ़र किया था आफ्टर ऑल। लेकिन ये सारे लोग एंटी गांधी स्लोगन आपको दिख रहा है दिल्ली पे, जो 1 से 2 दिन के अंदर में ख़त्म होने लगता है जब ये भूख हड़ताल बढ़ता है आगे, और फिर प्रोग्रेसिव फोर्सेस दिल्ली को ऑक्यूपाई करने लगते हैं, और धीरे धीरे करके एक माहौल बनता है जहाँ की 18 तारीख को इवन आरएसएस के लोगों को आना पड़ा, अदरवाइज पब्लिक उनको लिंच कर देता, साइन करने के लिए कि आप भूख हड़ताल तोड़िए, हम कुछ नहीं करेंगे। ये फाइनल ब्लो था ना। ये जो परिस्थिति गांधी ने पैदा कर दिया, ये कुलाचार गांधी नहीं हो सकते थे। गांधी एक इस लड़ाई को बहुत ही तरीके से लड़ रहे थे। पहले वो टाइम बाय कर रहे हैं, फिर वो स्टेक इतना हाई कर दे रहे हैं कि जिस पे लड़ना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जा रहा है। ना सिर्फ उनके लिए, बल्कि वैसे लोगों के लिए भी जो कांग्रेस के अंदर से उनको सपोर्ट कर रहे थे छुपे तरीके से उनको, और कांग्रेस में थे, कांग्रेस का एक सेक्शन था जो कि इस काम को कर रहा था। अदरवाइज क्यों पटेल मौजूद नहीं थे जब गांधी भूख हड़ताल में थे? तो शुरू में 1 दिन थे, उसके बाद वो निकल गए, फिर भूख हड़ताल के टूटने के समय भी पटेल मौजूद नहीं थे। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक सेक्शन था जो इस खतरे को या तो नहीं देख रहा था, या फिर उसको ये खतरा नहीं मानता था, उसको ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन मानता था। किसी भी हालत में गांधी उस आइडिया ऑफ इंडिया के लिए एक अजीब तरह का खतरा बन गए थे, जिसको रिमूव करना बहुत जरूरी था। तो जब ये 2 आइडिया का एक तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश की गई, जब गांधी का हत्या हुआ, एक ऑब्स्टैकल को रिमूव करने का कोशिश किया जा रहा था। ये ऑब्स्टैकल को क्या रिमूव करना इतना आसान था? क्योंकि गांधी जिस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो आइडिया पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का परिणति था। आप पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रोग्रेशन को निगेट नहीं कर सकते हैं। सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, ये हम सडनली नहीं हमारे हाथ में आ गया है। ये धीरे करके इवॉल्व किया है सिविलाइजेशन, और फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये सब हमारे बेसिक वैल्यूज होंगे। इनको आप इस तरह से निगेट नहीं कर सकते थे। गांधी इन सारे वैल्यूज को, सारे एस्पिरेशंस को पर्सोनिफाई करते थे, इसलिए गांधी मर नहीं सकते थे। इन्होंने मारा जरूर, लेकिन ये जो बैटल लाइन है, आज फिर ये बैटल लाइन लगभग 2014 के आसपास मोदी आते हैं, और बैटल लाइन सडनली रिवाइव करता हुआ हमको दिखता है। क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है कि जनरल डिस्कोर्स को स्टीयर किया जा रहा है एक ऐसे डायरेक्शन में जहां मुस्लिम्स को ट्रीट किया जाए अदर के रूप में, एंटी नेशनल के रूप में, जहां पे मुस्लिम्स पे डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं से आपको खबर मिल रहा है अटैक का, बीफ ईटिंग के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, तरह के कारणों से ये सब चीजें जो है, और साथ में दूसरी तरफ
हिंदू राष्ट्र, ये सब वही एंगर है अगेंस्ट मुस्लिम्स और वही नॉस्टैल्जिया है हिंदू राष्ट्र के लिए जिसने गोडसे को इंस्पायर किया गांधी को मर्डर करने के लिए। यही क्लैश जो है, ये क्लैश आज के दिन का सच्चाई है। लेकिन क्या आज भी अगर हम देखें तो क्या सच में, बेशक इनके पास पावर है, चारों तरफ से अटैक है, लेकिन क्या ये सक्सीड कर पा रहे हैं? इन्होंने गांधी के ऊपर भी अटैक शुरू किया। अभी रीवा एक जगह है मध्य प्रदेश में जहां पे 2019 2 अक्टूबर 158 बर्थ एनिवर्सरी गांधी का था। वहाँ पे एक छोटा सा गांधी के नाम पे एक हॉल है, वहाँ पे एक फोटो है गांधी का था और उसको लोग गांधी भवन बोलते थे वहाँ पे। जब गांधी को जलाया गया तो राख का एक कलश वहाँ भी गया और फिर वहाँ पे एक सिंबॉलिक कलश बना दिया गया और लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, गांधी की याद करते हैं, गांधी के बारे में बातें करते हैं। 2 अक्टूबर 2019 को सडनली पाया गया कि वो वैंडलाइज था वो जगह, गांधी के फोटो के ऊपर ऐसे क्रॉस लगा दिया गया था और लिख दिया गया था ट्रेटर। अभी मेरे ख्याल से 21-22 की बात है, चंपारण में जहाँ से गांधी ने शुरू किया था सत्याग्रह का पूरा प्रोसेस, अपना कैंपेन मूवमेंट ब्रिटिश के खिलाफ, गांधी की मूर्ति को तोड़ के फेंक दिया गया। तो गांधी के ऊपर भी अटैक है, ना सिर्फ उनके विजन के ऊपर बल्कि गांधी के ऊपर भी, क्योंकि गांधीइज्म एक एनाथेमा है इनके लिए और ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गोडसे एक फोर रनर है, मोदी डिलीवरर है इनके आइडियाज के अंदर। गोडसे ने गांधी को रिमूव करने का, एक ऑब्स्टैकल को रिमूव करने का कोशिश किया। मोदी उस विजन को डिलीवर कर रहा है, हिंदू राष्ट्र के विजन। ये इनका परिस्थिति है। लेकिन क्या गांधी खत्म हो रहे हैं? मुझे तो दिख रहा है कि गांधी को रीडिस्कवर करने का जितना होड़ हम अभी देख रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि 2014 से पहले इस तरह का होड़ था। गांधी को समझने का, गांधी को समझाने का। गांधी को मारना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया।